हेलो दोस्तों, क्या आप एक कैमरा चलाना सीखना चाहते हो? अगर आप एक बिगिनर और प्रोफेशनल लेवल का कैमरामैन बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कम टाइम में आपको कैमरे से फोटो वीडियो क्लिक करना, कैमरे की सेटिंग, शटर स्पीड, एपरेचर और आईएसओ को कैसे कंट्रोल करके आप एक बेस्ट वीडियो फोटो है वो क्लिक कर सकते हैं या फिर शूट कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो को पूरा देख के सीख सकते हो। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अनिल एंड यू वाचिंग टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसा ही और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, बिना टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कैमरे के बारे में जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैमरा और आज के टाइम में कौन सा कैमरा है वो बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओल्ड जमाने की, तो वहां पे आपको एसएलआर जो कैमरा, रील वाले जो कैमरा देखने को मिलते थे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट मेथड पे काम करते थे। उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, एक बार जो फोटो क्लिक हो जाती ना उसमें हम एडिट कर पाते, ना उसमें शटर स्पीड, आईएसओ कुछ भी चेंज नहीं कर पाते, ना उस फोटो को हम डिस्प्ले में देख पाते। तो वो जो ओल्ड जमाना था, आप लोगों ने रील वाले कैमरे में देखा ही होगा। टाइम जैसे जैसे अपग्रेड हुआ, डीएसएलआर आया। डीएसएलआर माने डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। इसमें क्या, कोई भी फोटो खींचते तो हमें डिस्प्ले पे शो करती, उस फोटो को हम अपने पेन ड्राइव वगैरह में ले सकते थे, या फिर उस अगर फोटो में कोई करेक्शन करना था तो वो भी हम लोग इजीली तरीके से कर पाते। इसमें यहाँ पे शटर स्पीड, आईएसओ, एपरेचर को भी हम अपने अकॉर्डिंग है वो कंट्रोल कर सकते थे। और जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अब जो कैमरा है वो मिररलेस आ चुका है, यानी जो डिजिटल जो लेंस, सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा था, उसमें जो पीछे मिरर लगा था, मिरर से लाइट होते हुए आपके सेंसर तक पहुंचती, उस मिरर को हटा दिया गया। अब जो आपकी जो लाइट है डायरेक्ट आपके सेंसर पे पहुंचती है और जो व्यू फाइंड आपकी डिस्प्ले है उसमें है वो शो करती है। तो काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई। अब ये मिररलेस काफ़ी छोटी बॉडी में कंफर्ट, जो आपको फोटो वीडियो वगैरह है वो इस आप कैमरे से ले सकते हो। अब हम जानते हैं कि कैमरे को कैसे ऑपरेट किया जाता है, और मोस्टली जो जितने भी कैमरे हैं वो एक ही मेथड पे काम करते हैं। सभी कैमरा में शटर स्पीड, एपरेचर और आईएसओ होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का कैमरा क्यों ना, चाहे निकॉन, सोनी, कैनन या फिर लुमेक्स या फिर जो भी अदर ब्रांड्स है, उन सभी में ये 3-4 चीजें कॉमन आपको मिलने वाली है। हो सकता है उसके इमेज सेंसर वो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट इन्हीं मेथड से जो कैमरा है वो ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, सभी कैमरा है वो डिफरेंट कंपनी के होते हैं और ऑन ऑफ का जो बटन होता है वो डिफरेंट जगह होता है। सोनी और जो निकॉन में या फिर लुमेक्स में एक ही जगह था, बट कैनन वगैरह में यहाँ पे आपका बटन है वो ऑन ऑफ मिलता है। बाकी जो जितने भी सिस्टम है वो आपके मैनुअल सेटिंग्स के अंदर जाके भी आप चेंज कर सकते हो, और या फिर इन कैमरास के यहाँ पे ऊपर शॉर्ट जो बटन दे रखे हैं उनको यूज करके भी आप अपने जो आईएसओ, शटर स्पीड वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। दोस्तों, कैमरे में वीडियोस, फोटो लेने से पहले आपको शटर स्पीड और एपरेचर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो चीज़ से हम अपनी जो फोटो में बेस्ट रिजल्ट वो दे सकते हैं। आईएसओ का जो काम होता है वो फोटो में ब्राइट या फिर डार्कनेस को मेंटेन करके रखना होता है। बाकी आईएसओ का मोस्टली कोई काम होता नहीं है। आप अगर फोटो ले रहे हो उसमें अगर डार्कनेस दिख रहा है तो आप आईएसओ को बढ़ा सकते हो, बट ज़्यादा आईएसओ होने से हमारे फोटो में नॉइस वगैरह आने लग जाती है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करके ही फोटो को क्लिक करना है। ऐसे ही अगर आप सोनी कैमरा के साथ जाते हो तो सोनी कैमरा में सेम आपके ट्रिगर बटन पे ही आपको जो ऑन ऑफ का बटन दे रखा होता है। बट अगर आप यहाँ पे कैनन वगैरह यूज लेते हो तो यहाँ पे आपका जो मोड जो फंक्शन होता है, यहाँ पे एक राउंड बटन, इसको आप यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है कैनन वगैरह में। बाकी लुमेक्स वगैरह में सेम ही ये जो प्रोसेस होता है। अगर हम इसमें शटर स्पीड, एपरेचर और अगर आईएसओ अगर हम कंट्रोल करना, चेंज करना चाहते हैं तो कैमरे के हमेशा जो यहाँ पे आपके सामने जो भी बटन रहेगा उससे हम अपना जो शटर स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, शटर स्पीड के लिए 40 वगैरह आप यहाँ पे अभी अपने डिस्प्ले में भी देख पाएंगे कि हमारी जो डिस्प्ले में है उसमें यहाँ पे ये जो शटर स्पीड है 1/15 लिखा हुआ है, ये हमारा शटर स्पीड होता है। और ये जो f4 पॉइंट लिखा है ये हमारा एपरेचर होता है। सेम यहाँ पे भी आप सोनी के कैमरे में भी देख सकते हैं। अगर मुझे शटर स्पीड चेंज करना होता तो यहाँ पे ये शटर स्पीड के लिए आगे ही बटन दे रखा है, और अगर मुझे एपरेचर वगैरह चेंज करना होता तो यहाँ पे आप आगे ट्रिगर बटन के पास एक सर्कल रहेगा, उसमें आप अपना जो यहाँ पे एपरेचर को है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम ऐसे ही जो निकॉन वगैरह कैमरा में भी आप यहाँ ट्रिगर बटन के जस्ट आगे होता है, जिससे आप अपना एपरेचर है वो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये F लिखा है। सभी कैमरा में ये सेम ही रहता है मोस्टली। और यहाँ पे जो आईएसओ लिखा है, इस आईएसओ को आप यहाँ पे जैसे निकॉन वगैरह कैमरा में यहाँ पे आईएसओ के बटन दे रखे, इसको अगर आप प्रेस करके
अगर ये जो शटर स्पीड वाला राउंड इसको घुमाते हैं तो आपका जो ISO वो कम ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोनी वगैरह है तो यहाँ पे इनमें कुछ शॉर्ट बटन होते हैं, आप इनको मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इस ISO को कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर आप मेन्यू में जाके भी आप इनके ISO वगैरह या फिर शटर स्पीड या फिर जो भी फॉर्मेट आपको चेंज करना होता है वो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो एक ये मोड बटन होता है, इसमें काफ़ी सारे मोड दे रखे होते हैं। यहाँ पे एक बटन होता है गोल बटन, यहाँ पे बीच में एक सेंटर में एक बटन है, ये प्रेस होता है। इस बटन को प्रेस करके आप अपने जो भी मोड को रखना चाहते हैं, ये वाइट डॉट होता है, इसके सामने जो भी मोड रहेगा, भी P मोड है, S मोड है, A मोड है, यहाँ पे ऑटो मोड में मोस्टली फोटो क्लिक करते हैं। अब आप एक प्रोफेशनल लेवल कैमरामैन बनने वाले हैं तो आपको मैनुअल मोड सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटो मोड में कैमरा खुद डिसाइड करता है जो भी शटर स्पीड, एपरेचर और ISO वगैरह खुद मेंटेन करता है। बट आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इन तीनों चीज़ों को सेट करके परफेक्ट फोटो ले सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे सोनी के कैमरे में सेम ये मोड चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये वाइट डॉट दे रखा होगा, यहाँ पे ये तो वीडियो मोड ऑन ऑफ का है। सेम ही अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो फोटो मोड होता है, वैसे यहाँ पे निकॉन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे फोटो मोड, ये वीडियो मोड, ये मोड भी आप चेंज कर सकते हो ऐसे। और यहाँ पे अगर कोई भी फ़ोटो अगर आपने क्लिक की उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये प्ले बटन जैसा दिखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी फ़ोटो वीडियो आपने क्लिक किया रखी है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ मैं तो इसमें यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक बटन है, इसको क्लिक करके आप इसमें आगे पीछे जा सकते हैं इसमें, और आप चेक कर सकते हो हमने कौन सी फ़ोटो वगैरह ली है, वीडियो वगैरह ली है, तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं शटर स्पीड और एपरेचर के बारे में। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैमरे में शटर स्पीड का क्या काम होता है। मोस्टली जो कैमरे में शटर स्पीड का जो काम है वो लाइट को कैप्चर करना होता है। अगर मैं कोई भी फोटो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे सेंसर के सामने एक जो ब्लैक जो शटर है वो अप डाउन होता है। इसका काम है कि लाइट को जो है कैप्चर करना होता है। हमारे कैमरे के सामने जितनी भी लाइट रहेगी, एनवायरनमेंट लाइट, जो भी लाइट आप पोर्टेबल लाइट यूज रहे तो उसकी लाइट को ये जो कैप्चर करता है। इसका जो मेन काम है, जितनी देर शटर ओपन रहेगा उतनी ही देर जो लाइट्स है वो कैमरे के अंदर है वो जाएगी। मैं अगर कम शटर स्पीड रखूंगा तो ये शटर है वो स्लो काम करेगा, और अगर मैं शटर स्पीड की जो संख्या अगर बढ़ा दूंगा तो ये शटर स्पीड उतना ही फास्ट वर्क करेगा। तो शटर स्पीड आपका है जो स्लो, जो अप डाउन होगा, और आपका जो लाइट है वो ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखिए मैं अगर हाथ से आता हूँ अप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मेरी जो अप डाउन करने की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो। अगर कोई चीज़ यहाँ से आती है टकरा के तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी वो तेज़ी से आएगी और वो ज़्यादा है वो अंदर की तरफ इन करेगी। यहाँ पे अगर मैं फास्ट कट ऑफ करता हूँ तो लाइट भी है उतना ही अंदर की तरफ आता है। तो कम शटर स्पीड होने से आपकी जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो उतना ही ज़्यादा आने की कोशिश करेगी, क्योंकि शटर भी बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है। दोस्तों अगर शटर स्पीड की संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे 1/1000 रहेगी, तो आपका शटर का जो अप डाउन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और लाइट भी उतनी कम कैप्चर करता है, और लाइट आपका जो सेंसर तक बहुत ही कम पहुंच पाता। अगर मैं यहाँ पे अपना जो शटर स्पीड है उसको मैं अगर 1000 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शटर स्पीड का अप डाउन प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, और अगर मैं इसको 4000 करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे फास्ट हो जाता है। तो ये शटर स्पीड का जो मेन काम होता है, कोई भी मूवेबल जो चीज़ें होती है अगर वो स्टेबल है तो आप कम शटर स्पीड में उस फोटो को क्लिक कर सकते हो। बट कोई भी चीज़ अगर ऐसे मूव हो रही है और अगर आपको इस तरफ फोटो लेना है बिना, अगर आप, मैं यहाँ पे कुछ फोटोज आपको क्लिक करके बता देता हूँ, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमको उतना शटर स्पीड रखना होगा जिससे ये जो हाथ है ये मूवेबल ना हो और इसमें धुंधलापन ना आए और एकदम ये फोटो है वो क्लियर है। आप अपने देखा होगा फॉर्मूला रेस बाइक राइडिंग वगैरह देखा होगा, अगर रोड से अगर कोई चीज़ गुजर रही है और उसको मुझे फोटो क्लिक करना है, अगर हम शटर स्पीड को कम रखेंगे तो हमारा जो शटर है वो स्लो अप डाउन होगा तो वो फोटो धुंधला आएगा। बट अगर हम अपने शटर स्पीड को फास्ट रखेंगे, मतलब अगर हम उसकी संख्या को बढ़ा के रखेंगे, तो अगर कोई भी फास्ट चीज़ है तो वो उतनी ही जल्दी कैप्चर हो जाएगी। तो मेन शटर स्पीड का काम आप लोग समझिएगा, मूवेबल जो भी चीज़ें होती है उसमें हम शटर स्पीड का जो मेन रोल होता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट इस तरह है तो आप शटर स्पीड को कम रखें, और अगर वो मूवेबल हो रहा है या फिर अगर स्पीड ज़्यादा ही फास्ट है तो आप उस शटर स्पीड की संख्या को बढ़ा के उसको अपने जो इमेज सेंसर तक फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम एपरेचर के बारे में जानते हैं कि एपरेचर का क्या रोल होता है कैमरे के अंदर। दोस्तों एपरेचर को एफ से अंकित किया जाता है, और एपरेचर है जो आपके कैमरे के लेंस के अंदर होता है। यहाँ पे इससे लेंस से कंट्रोल किया जाता है एपरेचर को, और इसका काम कैमरे को जितने लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उतना लेंस के माध्यम से मिरर तक पहुंचाने का काम जो एपरेचर का होता है। और एपरेचर में यहाँ पे एक होल होता है,
वो होल यहाँ पे आपका अप डाउन होता है। अगर आप एपरेचर की संख्या ज़्यादा रखते हो तो होल की जो साइज है छोटी हो जाती है। लेंस को अपने जो मिररलेस कैमरे के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप इस मिरर के अंदर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एपरेचर कम करता हूँ, अभी आप कम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर एक होल होता है, उसकी साइज़ है वो बढ़ जाती है। और अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी संख्या को बढ़ा जाता हूँ तो ये जो छिद्र की जो साइज है वो छोटी हो जाती है। दोस्तों एपरेचर की संख्या जितनी कम रहेगी, छिद्र की जो साइज है उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी और हमारे कैमरे में जब हम फोटो क्लिक करते हैं जो भी सब्जेक्ट हमारे कैमरे के सामने रहेगा वो फोकस में रहेगा और जो उसका बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। जैसे अगर आपकी एपरेचर की संख्या f1.4 है, उसको अगर रखते हो तो आपका जो भी कैमरे के सामने अगर यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी फ़ोटो लेता हूँ तो इस फोटो हैंड के अलावा जो भी बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें रहेगी वो सारी की सारी ब्लर आएगी। इस चीज़ को देखने के लिए आप जो लेंस होते हैं 70-200 लेंस होते हैं उनको यूज़ करके आप देख सकते हो, या फिर आप इसी लेंस कोई भी लेंस है उसमें आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। सिंगल क्लिक करके आप फोकस में लें, फिर आप अपने एपरेचर को कम करके देखें और यहाँ पे लेंस में उस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो कि अगर हमारा एपरेचर की संख्या अगर कम रहती है तो यहाँ पे एक छिद्र रहेगा, वो छिद्र की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। और ऐसे ही अगर हम एपरेचर की संख्या को अगर बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ पे एपरेचर संख्या f16 या फिर f32 कर देता हूँ तो इस जो छिद्र का जो साइज होता है वो छोटा सा होता है और लाइट भी उतनी ही चली जाती है। इससे क्या होता है, अगर हम मल्टीपल चीज़ें होती है जिसमें सब्जेक्ट फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड जो चीज़ होती है वो एकदम साफ दिखे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मेरे जो बैकग्राउंड में अगर ब्लर आ रहा है उस ब्लर को कम करने के लिए मुझे एपरेचर की जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिससे मैं और जो मेरा बैकग्राउंड है वो एकदम आपको साफ दिखे, एकदम क्लियर दिखे। इसके लिए आप इस एपरेचर को है वो कंट्रोल कर सकते हो। आपको किस हिसाब से आपका बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो एपरेचर की संख्या को कम करते हैं, और अगर आपको मेरा बैकग्राउंड क्लियर चाहिए तो आप एपरेचर की संख्या को बढ़ा सकते हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैमरे के अंदर जो ISO होता है उसका क्या काम होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप फोटो वीडियो अगर क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे आपको वीडियो या फिर फोटो में ब्राइट और डार्कनेस चाहिए तो आप ISO को कंट्रोल करके उसमें लाइट या फिर डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ISO रखते हो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि नॉइस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको आप जो लिमिट कंट्रोल करके इसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ISO आपके फ़ोटो में काफ़ी नॉइस दिखेगा। अगर आप अपने जो लैपटॉप या फिर PC में जब उस फोटो को जूम करेंगे तो आपको काफ़ी सारे दाने दिखेंगे। यहाँ पे कुछ रिजल्ट आप देख सकते हो फोटो बाय फोटो कि अगर आप ज़्यादा ISO रखने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसको भी मेंटेन करके रखना होता है। आप शटर स्पीड एपरेचर के बाद ही ISO को है वो छेड़छाड़ करना। सबसे पहले आप शटर स्पीड एपरेचर को ही मेंटेन करके ISO को उस हिसाब से ही जो सेट करके फोटो को क्लिक करना है। दोस्तों शटर स्पीड एपरेचर ISO के बाद में फोटो में कलर जो कॉन्ट्रास्ट होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि फोटो क्लिक करना होता है। दोस्तों हम जब भी कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, जैसा हमें एनवायरनमेंट होता है, हमें उसी एनवायरनमेंट का जो कलर होता है वो हमें हमारे कैमरे के अंदर जो क्लिक होते समय आना चाहिए। अगर वो कलर कॉन्ट्रास्ट ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे फोटो डल वगैरह आएगी और हमें वो उतना नेचुरल चीज़ें नहीं दिखेगी जो होनी चाहिए। तो वाइट बैलेंस उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना शटर स्पीड एपरेचर और ISO होता है। दोस्तों वाइट बैलेंस से जो विभिन्न एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जैसा एनवायरनमेंट रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग अपने कैमरे में डिफरेंट जो वाइट बैलेंस आपको दे रखे हैं उनको सेट करके आप उस एनवायरनमेंट की फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड दिए जाते हैं जिसमें आपको ऑटो मोड भी होता है, सन आउटडोर मोड होता है, इंडोर मोड होता है, या फिर क्लाउड वगैरह या फिर कैल्विन, काफ़ी सारे मोड मिलते हैं। उन मोड को आप यूज़ लेके आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं। मैं कुछ 2-3 उदाहरण दे देता हूं। अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो आप सन का यूज कर सकते हो, या फिर आप इंडोर में किसी लाइट का अगर शूट करते हो तो आप लाइट का जो वाइट बैलेंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो आप कैल्विन को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर मैनेज है वो कर सकते हैं। दोस्तों अब आप कैमरा चलाना तो सीख गए होंगे, बट कैमरा जब कोई भी फोटो वीडियो क्लिक करते हो तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि फोटो अगर आप क्लिक कर रहे हो तो फोटो में कौन से फॉर्मेट में हमें फोटो क्लिक करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आपको JPG फाइन में ही फोटो को क्लिक करना है, क्योंकि ये आपके मोस्टली सभी PC वगैरह में अगर आप फाइल को ट्रांसफर करते हो तो ईजिली सपोर्ट कर लेता है। बट अगर आप रो वगैरह में फोटो क्लिक कर लेते हो वो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन यूज करके ही आप अपने PC में उनको यूज ले सकते हैं। बट JPG फाइन में काफ़ी अच्छी फोटोज़ वगैरह आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे JPG जो फाइन होता है इसमें भी 3 मोड होते हैं, जो लार्ज, मीडियम और स्मॉल। जो आपका लार्ज होता है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, आप ज़्यादा MB में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका मेमोरी फुल हो रहा है और आपको काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींचनी है तो आप उसको मीडियम करके भी आप इसमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि वीडियो फॉर्मेट में हमें कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहिए, किस फॉर्मेट पे हमें वीडियोस वगैरह है वो शूट करना चाहिए। तो आपका जो भी कैमरा है जिस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे मेरे पास निकॉन का Z6 II कैमरा है तो ये 4K को सपोर्ट करता है, तो मोस्टली आपको 4K पे ही शूट करना है। और जब आप एडिट करते हो तो उसको आप कम रेजोल्यूशन में एडिट कर सकते हो। बट अगर आप कम रेजोल्यूशन की कोई भी फाइल को अगर शूट करते हो और उस हाई रेजोल्यूशन में कंप्रेस करते हो तो उसकी जो पिक्सल साइज होती है वो फट जाती है और आपको वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी जो आपने एक हाई क्वालिटी में शूट किया होता है। तो आपको जितना हो सके आप हाई रेजोल्यूशन में ही शूट करने की कोशिश करें। 4K में आप 24 to 30 फ्रेम पर सेकंड पे भी शूट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हाई ग्राफिक्स वगैरह आप वीडियो शूट करते हो तो आप 60 फ्रेम तक भी जा सकते हो। और अगर आप 8 बिट 10 बिट और 12 बिट पे शूट करना चाहते हो तो वो आपके अकॉर्डिंग, आपका जो पीसी वगैरह है वो किस जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो को शूट करते रहना है। दोस्तों इस वीडियो में हम शटर स्पीड, एपरेचर, ISO, वाइट बैलेंस सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। बट अगर हम किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं और वहाँ पे अगर हम किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा शटर स्पीड कितना होना चाहिए, हमारा जो ISO है वो कितना होना चाहिए, या फिर हमारा एपरेचर है वो कितना होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हर एक कैमरे में एक एक्सपोजर लेवल दे रखा होता है। एक्सपोजर लेवल को मेंटेन करके आप एक बेस्ट जो फोटो क्लिक कर सकते हो, वो भी क्लिक में आप एक बेस्ट फोटो को क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोजर लेवल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो फोटो क्लिक की है उसमें शटर स्पीड, एपरेचर और ISO कम है या ज्यादा है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे एक जो एक्सपोजर लेवल दे रखा होता है, एक्सपोजर लेवल में यहाँ पे जो सेंटर में 0 लिखा होता है, लेफ्ट और राइट में 1 2 3 1 2 3 लिखा होता है। इसको आपको जितना हो सके शटर स्पीड, एपरेचर को कंट्रोल करके आपको 0 के ऊपर लेके आना है, जिससे हम सिंगल शॉट में अपना बेस्ट है वो रिजल्ट दे सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज मूवेबल है तो आप शटर स्पीड को बढ़ा दीजिए, उसके बाद में जो एपरेचर और ISO को कंट्रोल करके आप इस एक्सपोजर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपने जो कैमरे के रिलेटेड जो भी अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा ID फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली मैं वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ, लाइव आके भी आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। कैमरे के रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।